अगर मैं आपसे पूछूं आज की तारीख में इंडिया का सबसे बड़ा कोला ब्रांड कौन सा है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके दिमाग में पेप्सी और कोको कोला जैसे फॉरेन ब्रांड्स के नाम आएंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इंडिया का नंबर 1 कोला ब्रांड है आवर वेरी ओन इंडियन ब्रांड थम्स अप। कैसे बना थम्स अप इंडिया का नंबर 1 कोला ब्रांड? ऐसा क्या हुआ था कि कोको कोला को छोड़कर जाना पड़ा इंडियन मार्केट? कैसे कम्पीट करता है थम्स अप विद कोको कोला एंड पेप्सी? क्या है कोको कोला और थम्स अप के पीछे की हिस्ट्री? वो क्या लेसन्स हैं जो हम कोको कोला और थम्स अप की स्टोरी से सीख सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Did you know कि कोको कोला को फर्स्ट टाइम एज अ मेडिसिन बनाया गया था? That's right. जॉन पेम्बरटन नाम के एक फार्मासिस्ट थे जिन्होंने 1865 अमेरिकन सिविल वॉर में पार्ट लिया था एज अ कन्फेडरेट कर्नल। अपने वुंड्स को हील करने के लिए उन्हें मॉर्फिन यानी कि अफीम प्रिस्क्राइब किया गया था। वो उस दवाई को, उस मॉर्फिन को इतना ज़्यादा कंज्यूम करने लगे कि उनको उस चीज़ का एडिक्शन हो गया। अपने इस एडिक्शन को फाइट करने के लिए उन्होंने एक दवा बनाई विद कोका लीव्स एंड कोला नट्स, हेंस द वर्ड कोका कोला। उन्होंने इस दवाई को पेटेंट किया और फॉर द फर्स्ट टाइम बेचा एट जेकब्स फार्मेसी इन एटलांटा ऑन द 6th of May 1886। मिस्टर पेम्बरटन का ये कहना था कि उनकी ये दवाई कई सारी बीमारियों का इलाज करती थी, जैसे कि ड्रग एडिक्शन, हेडेक, नर्व प्रॉब्लम्स, इंडिजेशन एंड इम्पोर्टेंस। कुछ सालों बाद ऐसा कैंडलर नाम के एक फार्मासिस्ट ने वो फॉर्मूला उनसे खरीदा विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट एज अ सॉफ्ट ड्रिंक, और उन्होंने कोको कोला कंपनी की स्थापना की इन एटलांटा इन 1892। और जल्द ही कुछ ही सालों में वो सॉफ्ट ड्रिंक अमेरिका के हर स्टेट में मिलने लगी और 1948 तक यूएसए मार्केट में कोको कोला का टोटल मार्केट शेयर था मोर देन 60%। इंडियन मार्केट में कोको कोला की एंट्री होती है इन द ईयर 1956। कोको कोला इंडिया में आते ही मार्केट डोमिनेट करने लगता है। पार्ले जैसी लोकल कंपनीज अपने लोकल कोला ब्रांड्स लॉन्च करती है टू कम्पीट विद कोको कोला, लेकिन वो ब्रांड्स भी मार्केट में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते क्योंकि उन दिनों में इंडिया वॉज अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, इसीलिए इंडिया के पास कोई फॉरेन एक्सचेंज एक्ट नहीं था। इसी वजह से कोको कोला जैसी फॉरेन कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती वो पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने घर ले जाती। 1974 में आया द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। नाउ इस एक्ट के मुताबिक जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी उन्हें अपना टोटल इक्विटी या टोटल प्रॉफिट का एटलीस्ट 40% री इन्वेस्ट करना था विद इन इंडिया फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कोको कोला इन टर्म्स एंड कंडीशंस को मान जाता है, लेकिन कोको कोला के लिए एक और कैच था। उनके लिए एक और कंडीशन ये थी कि उन्हें अपना सीक्रेट फॉर्मूला, अपनी सीक्रेट रेसिपी डिस्क्लोज करना था टू इट्स इंडियन एसोसिएट्स। नाउ वी ऑल नो कोको कोला अपनी रेसिपी को लेके कितना प्रोटेक्टिव है। उन्होंने कभी भी वो रेसिपी किसी को रिवील नहीं की और उन्हें ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मानने थे, इसीलिए कोको कोला हैड टू लीव द इंडियन मार्केट इन 1977। कोको कोला के इंडिया से जाते ही इंडियन कोला मार्केट में एक वॉइड सा क्रिएट हो गया था। इंडियन यूथ को अब आदत हो गई थी एक कूल फिजी रिफ्रेशिंग ड्रिंक की जो कि अब अवेलेबल नहीं थी। इसी सिचुएशन का फायदा उठाया पार्ले ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर रमेश चौहान ने और उन्होंने ढेर सारी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स इंडिया में लॉन्च की। वन ऑफ दोज ब्रांड्स वाज थम्स अप, जो कि आगे चल के पार्ले का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स बनता है। मिस्टर रमेश चौहान ने थम्स अप लॉन्च करने से पहले बहुत सारी रिसर्च की थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे लोकल इंडियन मसालों के साथ, सो दैट ही कुड लॉन्च अ फिजी ड्रिंक जो कि ना सिर्फ टेस्टी हो बल्कि इंडियन और देसी भी हो। थम्स अप मार्केट में आते ही मार्केट डोमिनेट करने लगता है। 1977 में थम्स अप को फर्स्ट टाइम ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च किया गया और सभी लोगों को ब्रांड का टेस्ट, यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और टैगलाइंस बहुत अच्छे लगे एंड टेस्ट द थंडर टैगलाइन इंडियन यूथ में बहुत ही पॉपुलर हो गया और थम्स अप इतना पॉपुलर ब्रांड बन गया कि सून इट स्टार्टेड अपीयरिंग इन हिंदी मूवीज एंड नाउ थम्स अप वाज द न्यू लीडर ऑफ द इंडियन कोला मार्केट। थम्स अप की इंडिया में इतनी धमाकेदार सक्सेस के बाद अर्ली 1990s में इंडिया में आता है LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये कुछ नए रिफॉर्म्स थे विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इनवाइट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री। फॉरेन कंपनीज पे इससे पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए थे उन्हें अब हटा दिया जाता है। कोको कोला को ऐसे ही किसी मौके का इंतजार था एंड फाइनली 1993 में कोको कोला री एंटर्स इनटू द इंडियन मार्केट।
कोको कोला ने अपना ब्रांड रीलॉन्च किया इन द सिटीज ऑफ दिल्ली एंड आगरा। दिल्ली और आगरा की सभी दीवारों को लाल रंग पेंट कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू अनाउंस कोको कोलाज अराइवल। आगरा की सड़कों पर कोको कोला के ट्रक्स और सेल्स टीम एक बहुत बड़ी परेड निकालते हैं। कोको कोला का जो सबसे बड़ा राइवल था पेप्सी, वो इंडिया में ऑलरेडी 1989 में एंट्री ले चुका था, लेकिन इस बार कोको कोला ने ठान लिया था कि वो मार्केट को डोमिनेट ही करेंगे। इसके लिए फर्स्ट स्टेप जो उन्हें लेना था वो था टू टेक ओवर थम्स अप, बट हाउ वुड दे डू दैट? इस सवाल का सीधा सीधा जवाब था थम्स अप के बॉटलिंग प्लांट्स। व्हाट आर दीज बॉटलिंग प्लांट्स? बॉटलिंग प्लांट्स वो जगह होती है जहाँ पे किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को बॉटल में भर कर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्पैच किया जाता है। एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का सबसे बड़ा एसेट उनका बॉटलिंग प्लांट होता है। जितने ज़्यादा बॉटलिंग प्लांट्स उतनी सक्सेसफुल कंपनी। और उन दिनों में थम्स अप के पास इंडिया में कुल मिला के 62 बॉटलिंग प्लांट्स थे, जिनमें से सिर्फ 4 बॉटलिंग प्लांट्स को थम्स अप खुद ओन और ऑपरेट करता था। द रेस्ट ऑफ द बॉटलिंग प्लांट्स केम अंडर फ्रेंचाइज पार्टनर्स। और उन दिनों में थम्स अप के जो फ्रेंचाइज पार्टनर्स थे वो मिस्टर रमेश चौहान की लीडरशिप से ज़्यादा खुश नहीं थे। उनका ये कहना था कि मिस्टर चौहान हर डिसीजन खुद लेते थे, दूसरों के कामों में इंटरफियर करते थे, हर चीज़ को माइक्रो मैनेज करते थे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और फ्रेंचाइज पार्टनर्स की बातें नहीं सुनते थे। और उनके फ्रेंचाइज पार्टनर इस बात से तंग आकर दूसरी फॉरेन कंपनीज खोजने लगे जिनके साथ वो बेटर काम कर पाए। कोको कोला ने इन्हीं बातों का फायदा उठाकर थम्स अप के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और फ्रेंचाइज पार्टनर्स को बाय आउट कर लिया। देखते ही देखते थम्स अप का जो डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क था वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। मार्केट में थम्स अप की सप्लाई बंद होने लगी और थम्स अप मार्केट में डिमांड को केटर नहीं कर पा रहा था। और देखते ही देखते थम्स अप का जो प्रॉफिट और मार्केट शेयर था वो डे बाय डे कम होता चला गया। एंड फाइनली 1995 में थक हार कर रमेश चौहान को थम्स अप ब्रांड बेचना पड़ा टू कोको कोला। इंडियन मार्केट में री एंटर करने के बाद और थम्स अप को टेक ओवर करने के बाद कोको कोला ने 200 करोड़ खर्चा किया फॉर द मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन इंडिया। अब ये 200 करोड़ का मार्केटिंग बजट इक्वल था पेप्सी के मार्केटिंग बजट के। लेकिन इस मार्केटिंग बजट में से सिर्फ 1.8 करोड़ दिया गया था फॉर द मार्केटिंग ऑफ थम्स अप। कोको कोला थम्स अप से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा पुश करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने थम्स अप के एड रुकवा दिए, उन्होंने थम्स अप की मार्केट में सप्लाई रुकवा दी। लेकिन लाइक एनी अदर आइकॉनिक ब्रांड, थम्स अप के भी अपने ब्रांड लॉयलिस्ट थे। इन एडिशन टू दिस, थम्स अप की एक ब्रिलियंट मार्केटिंग टीम थी जिन्होंने इतने छोटे बजट पर भी इस ब्रांड को रिवाइव किया। ओवर द इयर्स थम्स अप ने एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन ब्रांड की ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट की थी, इसीलिए द मार्केटिंग टीम विच वॉज लेड बाय अरविंद शर्मा, उन्होंने इस स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फैक्टर का एडवांटेज लेते हुए इस ब्रांड को रिवाइव किया। सर अरविंद शर्मा का कहना है कि दे वांटेड टू पोर्ट्रे थम्स अप एज अ लार्जर देन लाइफ एडवेंचर ड्रिवन ब्रांड। एंड थम्स अप का जो टारगेट एज ग्रुप था दैट इज बिटवीन 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज। इसी टारगेट ग्रुप को ध्यान रखते हुए थम्स अप लॉन्च द फेमस बंजी जंपिंग एड और आई वॉन्ट द थंडर टैगलाइन इंडियन यूथ में काफ़ी पॉपुलर हुई। और इसी के कुछ दिनों बाद द ग्रो अप थम्स अप चैलेंज कैंपेन लॉन्च किया गया जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। और देखते ही देखते थम्स अप की पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ने लगी। उसके बाद आइकॉनिक ब्रांड कैंपेन्स विद टैगलाइंस सच एज आज कुछ तूफान ही करते हैं, टेस्ट द थंडर और भी ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। और देखते ही देखते आज थम्स अप की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि रिसेंटली फरवरी 2022 में कोको कोला कंपनी ने अनाउंस किया कि थम्स अप इज़ फाइनली अ $1 बिलियन सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड। थम्स अप ने 2021 में इंडिया में 75,000 करोड़ यानी $1 बिलियन के सेल अचीव किए थे। सो वो क्या लेसन्स है जो हम थम्स अप और कोको कोला की इस स्टोरी से सीख सकते हैं? लेसन नंबर 1 इज यू शुड नेवर से नेवर एंड ऑलवेज स्टे ट्रू टू योर ब्रांड वैल्यूज। कोको कोला अगर चाहता तो वो अपनी रेसिपी इंडिया में रिवील करके मार्केट में कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन कोको कोला ने ऐसा नहीं किया। उन्हें मार्केट छोड़ना मंजूर था लेकिन अपनी रेसिपी रिवील करना मंजूर नहीं था। उसके बाद भी दे वेटेड फॉर द राइट टाइम टू एंटर इनटू द इंडियन मार्केट। एक ब्रांड के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है टू प्रोटेक्ट इट्स ब्रांड वैल्यूज। लेसन नंबर 2 इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड लॉयल्टी एंड ब्रांड आइडेंटिटी। थम्स अप ने ओवर द इयर्स एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट की थी ऑफ अ मैस्कुलिन ब्रांड। इसी वजह से दे हैड अ लॉट ऑफ लॉयल कस्टमर्स। इसी वजह से थम्स अप वाज एबल टू कम बैक इनटू द इंडियन मार्केट।
एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी होने की वजह से और स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी होने की वजह से थम्स अप ने अपने खोए हुए मार्केट शेयर को फिर से अचीव किया। एंड लेसन नंबर 3 इज इट इज ओके टू कम्पीट विथ योर ओन ब्रांड। आज की तारीख में कोको कोला और थम्स अप दोनों ही कोको कोला कंपनी के ही ब्रांड्स है, बट स्टिल दे आर कम्पीटिंग इन द सेम मार्केट एंड स्टिल दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। एंड इन स्पाइट ऑफ थम्स अप नॉट बीइंग द फ्लैगशिप प्रोडक्ट, it is still outdoing Coca-Cola in the Indian market. So that's it from my side in this video. अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज उसे एटलीस्ट एक और जन के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज ऑल्सो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।